हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 2 करेंगे। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो पार्ट 1 में हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट 1 में ज़्यादा फोकस हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे किया। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें मेल गैमीट बनते हैं स्पर्म, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें फीमेल गैमीट बनता है ओवा। उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, एग्जाम्पल स्टार फिश एंड फ्रॉग। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हैन। जैसे कि हैन में फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है, तो उनके बेबी जिसे हम चीक बोलते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ चीक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो, बट दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन। हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, बट वो बच्चे को जन्म नहीं देते, वो अंडा देती हैं मुर्गी। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और वो ओविडक्ट में नीचे जाने लगता है। एज इट ट्रेवल डाउन, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड इट, द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैंड्स फाइनली लेज द एग। और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर उसके आसपास बनने लगती हैं, और जब एक हार्ड शेल एम्ब्रियो के बाहर बन जाती है तो उस टाइम पर मुर्गी अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चीक। मस्ट हैव सीन द हैंड सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। तो मुर्गी जब अंडा देती है उसके कम से कम 3 हफ्ते बाद एक चीक बाहर निकलता है अंडे से। तो 3 हफ्ते लगते हैं एम्ब्रियो को पूरी तरीके से डेवलप होने में। तो अंडे के अंदर ही डेवलपमेंट चलता है, और उसमें फिर डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो अंडे का शेल तोड़ के चीक बाहर निकलता है। आफ्टर द चीक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। तो जब पूरी तरीके से डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है एम्ब्रियो का, तो चीक जब डेवलप हो जाता है तो वो अंडे का शेल तोड़ के बाहर निकलता है। हैंड में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। हैंड में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल के अंदर होता है, तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है। एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल इसलिए होता है क्योंकि जब मुर्गी अंडा देती है वो फीमेल बॉडी के बाहर आ चुका है। अब अंडे के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है 3 हफ्तों तक, तो इसलिए डेवलपमेंट हम एक्सटर्नल बोलते हैं। फिर उस अंडे से चीक बाहर निकल के आता है। सो डेवलपमेंट इज़ एक्सटर्नल एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। Animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. जिन भी एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उन एनिमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के बाहर होता है। एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, द एग हैच। फिर एम्ब्रियो उस एग के अंदर ही डेवलप होता रहता है, और जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो अंडे से बाहर निकल आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट, डॉग एंड हैन। हैन के केस में हैन की बेबी को, जिसे हम चीक बोल रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है बट फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। वहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है, उसमें एग्जाम्पल था फ्रॉग, स्टारफिश एंड फिश। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एंड टॉड। अब फ्रॉग एंड टॉड, फ्रॉग मीन्स मेंढक, एंड टॉड क्या होता है। टॉड भी एक टाइप का एम्फीबियन ही होता है, और ये फ्रॉग की जैसे ही दिखता है, बट इसमें थोड़ा फ़र्क क्या होता है, टॉड की स्किन थोड़ी रफ़ एंड ड्राई होती है, बिकॉज ये लैंड पे ज़्यादा मिलते हैं, हमें ज़मीन पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं,
और फ्रॉग के कंपैरिजन में इनकी बॉडी थोड़ी मोटी होती है और हाथ पैर थोड़े छोटे होते हैं, जिसके वजह से ये इतनी लंबी जंप नहीं कर पाते। वहीं फ्रॉग की बॉडी थोड़ी वेट और सॉफ्ट होती है। वेट वो इसलिए होती है क्योंकि ये पानी के आसपास या पानी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इनकी बॉडी स्लिम होती है, पतले होते हैं और हाथ पैर लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लंबी जंप कर सकते हैं। तो फ्रॉग और टॉड में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, frog and tod move to pond and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. तो स्प्रिंग और रेनी सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न मीन्स बसंत, जिसमें पेड़ों पे नए पौधे और फूल आने शुरू होते हैं। और अभी भी स्प्रिंग सीज़न ही चल रहा है, ये जो मौसम है ये स्प्रिंग ही है। सो स्प्रिंग और रेनी सीज़न, बसंत और बरसात के मौसम में फ्रॉग और टॉड तालाब में या फिर धीरे बहने वाली नदी में आते हैं, और फिर मेल और फीमेल एक साथ जब पानी में आते हैं तो फीमेल बहुत सारे अंडे वहाँ पे देती है, पानी में ही बहुत सारे अंडे दे देती है। अनलाइक hen's egg, frog egg is not covered by shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provide protection to the egg. अब जैसे मुर्गी के अंडे में अंडे के बाहर एक शेल होता है, वैसे फ्रॉग के अंडे में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग के अंडे के बाहर कोई शेल नहीं होता, हार्ड शेल, बल्कि ये फ्रॉग के अंडे तो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं हैन के अंडे के मुकाबले पर। फ्रॉग के अंडों को एक साथ एक जेली होती है जो एक साथ ही सारे एग को एक साथ बांध के रखती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। As the eggs are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. So जब फीमेल एग ले कर देती है उसके बाद मेल अपने स्पर्म रिलीज़ करता है, फिर वो स्पर्म तैरते हुए एग के पास जाता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। फ्रॉग बरसात के टाइम पर पानी में आते हैं और उसके बाद जब फीमेल अंडे दे देती है तो उसी टाइम पर मेल स्पर्म रिलीज़ करता है और फिर मेल स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज एग हैं। फर्टिलाइज एग से टेडपोल निकलता है जिसे हम बेबी फ्रॉग भी बोलते हैं। फिर वो टेडपोल लेट टेडपोल में चेंज होता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट फ्रॉग बना देता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। Viviparous and oviparous animals. Viviparous animals. The animals which give birth to young ones are called viviparous. Example: dog, cow and cat. So ऐसे जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम viviparous animal बोलते हैं। जैसे कि डॉग, कैट, ह्यूमंस भी। हम ह्यूमंस भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। हमारे केस में कोई अंडे या ऐसे नहीं बनाते, डायरेक्ट अंडे रिलीज़ नहीं करते। अंडे बनते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं, डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम यंग वंस को डिलीवर्ड करते हैं। एंड ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ले एग। जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हैन के केस में जैसे हमने देखा कि मुर्गी अंडे देती हैं, फिर उसके बाद 3 हफ्तों तक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद चीक बाहर निकलता है। सो वो एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं जो अंडे देते हैं। फ्रॉग भी ओविपेरस एनिमल्स का ये एग्जाम्पल है बिकॉज फ्रॉग भी अंडे ही देता है। यंग वन टू अडल्ट, छोटे से बड़े होने का प्रोसेस। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं या नए जीव होते हैं, जब वो पैदा होते हैं या अंडे से बाहर निकलते हैं, वो तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कुछ एनिमल्स में बच्चे अपने बड़ों से पूरी तरीके से अलग दिखते हैं। एग्जाम्पल: सिल्कवॉर्म एंड फ्रॉग। सिल्कवॉर्म के केस में पहले जो बच्चा बनते हैं वो कैटरपिलर स्टेज में आता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। वैसे ही फ्रॉग का जो बेबी होता है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, एक लार्वल स्टेज है, फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस।
जो खास बातें इन बड़ों में प्रेजेंट होती हैं वो उनके बच्चों में हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे कि हमने फ्रॉग में देखा था, जो टैडपोल था, उस टैडपोल को देख के हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये एक फ्रॉग का बेबी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अलग है। ब्यूटीफुल मॉथ merging out of the cocoon, tadpole transformed into adult capable of jumping and swimming। एक खूबसूरत सी मॉथ जब ककून से बाहर निकलती है। मॉथ एक इंसेक्ट है जो कि रात में एक्टिव होता है, और ककून एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जब एक मॉथ ककून से बाहर निकलती है और एक टैडपोल जब धीरे धीरे अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है और वो जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है, तो ये सारी प्रोसेस जब एक लार्वल स्टेज से वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जब एक लार्वा एडल्ट में चेंज होता है धीरे धीरे, या ऐसा चेंज आता है जो वो पूरी तरीके से बदल देता है, लार्वे को अडल्ट में बदल दिया, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस उन्हीं एनिमल्स में होता है जिनके बच्चे अपने बड़ों से अलग दिखते हैं, जैसे कि फ्रॉग। टैडपोल अडल्ट फ्रॉग से बहुत डिफरेंट दिखता है। सिल्कवॉर्म में कैटरपिलर अडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो मेटामॉर्फोसिस उन्हीं एनिमल्स में होता है जिनके बच्चे अलग दिखते हैं अपने बड़ों से। तो उनमें चेंजेस आते हैं, और ऐसे चेंजेस आते हैं जो पूरी तरीके से बदल देते हैं उन लार्वा स्टेज को अडल्ट में। सो उसी प्रोसेस को जब एक लार्वल स्टेज अडल्ट में कन्वर्ट होता है चेंजेस के थ्रू, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। In human beings, body parts similar to those present in adult are present from the time of birth। ह्यूमंस के केस में, हम इंसानों के केस में, हमारे जब बेबी का एक जन्म होता है तो उसमें जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, हाथ पैर, ये सब कुछ सेम एक जवान ह्यूमन के में भी वैसे ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें छोटे बच्चों में और बड़ों में सेम ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इस यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आती। तो मेटामॉर्फोसिस हमें ह्यूमंस के केस में नहीं देखने को मिलता। ये सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में देखने को मिलता है जहाँ पे उनके बच्चे अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो वहाँ पे चेंजेस आती हैं, एंड इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो हमने यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर गैमीट बना, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गैमीट बना, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एक स्ट्रक्चर बना, जाइगोट एंड एम्ब्रियो बना। फर्टिलाइजेशन भी फर्दर 2 टाइप्स के थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बॉडी के अंदर हुआ, जिसका एग्जांपल हैन, ह्यूमन। हैन के केस में हमने चीक का डेवलपमेंट देखा, जो कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। बॉडी के बाहर एग के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है और डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर ही होता है। एग्जांपल फ्रॉग के केस में हमने देखा फर्टिलाइजेशन के लिए वो पानी में आते हैं। फीमेल एग रिलीज़ करती है, मेल स्पर्म रिलीज़ करते हैं, फिर आपस में फ्यूजन होता है, फिर एक स्टेज बनती है लार्वल स्टेज, जिसे हम टैडपोल बोलते हैं। फिर वो टैडपोल से जब अडल्ट फ्रॉग में बदलता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस उन्हीं एनिमल्स में होता है जिसमें बच्चे बड़ों से अलग दिखते हैं, और जिसमें बच्चे बड़ों की तरह सेम होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। एग्जांपल ह्यूमंस। सो हमने पहला रिप्रोडक्शन का देख लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन, कैट, डॉग, इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं, और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी सिंपल बॉडी होती है, जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें सेल्स होते हैं या कुछ टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Asexual reproduction. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? So उनका क्या, जो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हाइड्रा, जो कि एक पानी में रहने वाला एनिमल है, एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो कि हमें दिखते भी नहीं हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है
अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें कौन से रिप्रोडक्शन होता है? तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक सिंगल पेरेंट होता है। इसमें नॉर्मली सिंगल पेरेंट ही डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड होता है, या फिर उसमें कुछ आउटग्रोथ निकलती है और उससे ही वो नया इंडिविजुअल बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन एग्जाम्पल हाइड्रा एंड अमीबा। हाइड्रा विच इज़ एन एनिमल जो कि पानी में देखने को मिलता है, सिंपल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एंड अमीबा विच इज़ एन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। So in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are developing new individual and they are called buds. हाइड्रा के केस में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस, मतलब आउटग्रोथ सी, उभार सा निकलता है उनकी बॉडी के बाहर, एक उभार सा निकलता है और वो डेवलप होके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। मतलब वो डेवलप होता है और अपनी पेरेंट्स से अलग होकर खुद एक नया इंडिविजुअल बनाता है, एक नया हाइड्रा बनाता है। सो जो बल्ज सा निकल रहा है, जो उभार से बाहर निकलता है, उसको हम बर्ड बोलते हैं। तो ये बर्ड हमें यीस्ट में भी देखने को मिलता है। In Hydra too, a new individual develops as outgrowth from the single parent. हाइड्रा में भी नया इंडिविजुअल कैसे निकलता है, कैसे बनता है? जब एक आउटग्रोथ से निकलती है और फिर वो आउटग्रोथ अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बना देती है। एक सिंगल पेरेंट से नया हाइड्रा बन गया। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। जब जो कि नया इंडिविजुअल एक आउटग्रोथ से बन रहा है, उस आउटग्रोथ को हमने बर्ड बोला। तो जब एक नया इंडिविजुअल उस बर्ड से बनता है तो इस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलते हैं। तो बर्डिंग क्या होता है? जब बर्डिंग हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है, जब बॉडी में, हाइड्रा की बॉडी में एक आउटग्रोथ से निकलती है और फिर वो डेवलप होके पेरेंट से अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है, उस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अमीबा। अमीबा में भी एक दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में क्या होता है कि सबसे पहले अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच शोज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। इट बिगेन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले उनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में और फिर उनकी बॉडी भी डिवाइड होती है और हर एक के पास एक न्यूक्लियस आता है। फिर एक अमीबा से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। सो अमीबा के केस में क्या होता है? अमीबा, दिस इज़ एन अमीबा, इरेगुलर बॉडी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अमीबा में डिवीजन कैसे होता है? अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है और न्यूक्लियाई बना देता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर न्यूक्लियाई बना देता है। फर्दर फिर उनकी बॉडी भी डिवाइड हो जाती है और हर एक बॉडी के पास एक न्यूक्लियस आ जाता है। तो एक सिंगल पेरेंट से 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाई मीन्स 2 और फिजन मतलब टूटना। जब एक सिंगल पेरेंट 2 में टूट के 2 नए इंडिविजुअल बनाता है, उसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमें अमीबा में देखने को मिलता है। So amoeba is a single-celled microscopic organism which shows another type of asexual reproduction. It begins the process of reproduction by the division of the nucleus into 2 nuclei. न्यूक्लियस पहले 2 न्यूक्लियाई में टूटते हैं, फिर उसके बाद दिस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2। फिर उसके साथ ही उनकी बॉडी भी 2 हिस्सों में, 2 भाग में डिवाइड होती है। ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, हर एक के पास एक न्यूक्लियस जाता है।
फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वन पेरेंट। फिर हमें एक अमीबा से दो पेरेंट, एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा देखने को मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individual is called binary fission। ऐसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल 2 पार्ट में डिवाइड होके नया इंडिविजुअल बनाता है उसे हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, विच इज़ एन अनदर टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तो asexual रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, हमें हाइड्रा और अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले अमीबा में जो asexual रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट 2 में डिवाइड होता है। पहले उनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उनकी बॉडी डिवाइड होती है, हर एक के पास न्यूक्लियस आता है, फिर वो एक सिंगल पेरेंट से 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसी को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। एंड हाइड्रा के केस में हाइड्रा की बॉडी से एक बल्ज सा बाहर निकलता है, आउटग्रोथ सा, फिर वो आउटग्रोथ डेवलप होके एक नया पेरेंट से अलग होके एक नया इंडिविजुअल, नया हाइड्रा बना देता है। इस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलते हैं। बिकॉज वो जो आउटग्रोथ निकलता है वो बर्ड होता है, तो जब बर्ड से एक नया इंडिविजुअल बनता है तो उसे हम बर्डिंग बोलते हैं। स्टोरी ऑफ अ डॉली, द क्लोन। Now what is cloning? Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism। जब एक पूरे ऑर्गेनिज्म की या किसी लिविंग पार्ट की या कोई सेल की हम एग्जैक्ट कॉपी बना दें, उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, Scotland। तो सबसे पहली बार जो क्लोनिंग और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने की थी, बट इन विलमेंट ने जब क्लोनिंग की थी तो उन्हें सबसे पहली बार सफलता मिली थी क्लोनिंग करने में। और उन्होंने जो क्लोनिंग की थी वो एक शीप की थी, भेड़ की क्लोनिंग की थी, जिसे हम डॉली नाम दिया था उस भेड़ को। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वो एक फर्स्ट मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था। मैमल वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सन शिप। तो जब प्रोसेस, अब डॉली बनी कैसे, तो डॉली का क्लोनिंग भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो इसमें भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। सिर्फ मदर से डॉली बनी थी, डॉली का कोई फादर नहीं थे। सो सब डॉली बनी कैसी थी, डॉली की 3 मदर थी। पहली शिप जिसका नाम फिन डॉर्सन शिप था, यहाँ पर भी है, फिन डॉर्सन शिप था। दूसरी शिप जिसका नाम स्कॉटिश ब्लैकफिश यू था, एंड तीसरी शिप भी स्कॉटिश ही थी। तो फिन डॉर्सन शिप, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू एंड स्कॉटिश ब्लैकफिश। तो सबसे पहले हमने फिन डॉर्सन शिप के मेमोरी ग्लैंड का एक सेल लिया था, स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग का न्यूक्लियस हमने बाहर निकाल दिया था। एग का न्यूक्लियस बाहर निकाल के सिर्फ एग लिया हमने, न्यूक्लियस हम बाहर निकाल चुके थे। फिन डॉर्सन शिप के मेमोरी ग्लैंड का सेल हमने स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग के अंदर इंसर्ट किया, एंड फिर इस एग को हमने तीसरी शिप जो कि स्कॉटिश ब्लैकफिश ही थी उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उसके यूट्रस में इंसर्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। तो अब जब स्कॉटिश ने जब बेबी को डिलीवर किया उसका नाम डॉली था। अब जब हमने देखा डिलीवर करने वाली मदर जो कि स्कॉटिश ब्लैकफिश थी, उनका फेस ब्लैक फेस था, शिप का फेस ब्लैक फेस था, एंड फिन डॉर्सन शिप का फेस वाइट था।
सो मदर जो डिलीवर किया है वो स्कॉटिश थी, तो डॉली का फेस भी ब्लैक होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। डॉली का फेस वाइट था, जो कि सेम एग्जैक्ट कॉपी बनी फिन डॉर्सनशिप की। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज स्कॉटिश ब्लैकफ्यूज जिसका हमने एग लिया था, उसके एग का न्यूक्लियस हम बाहर निकाल चुके थे, जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके थे, और फिन डॉर्सनशिप का सेल हमने इसके अंदर इंसर्ट किया था। तो इस वजह से डॉली के अंदर जो करेक्टर आए वो स्कॉटिश ब्लैकफेस फ्यू शीप के नहीं आए, बल्कि फिन डॉर्सनशिप के आए थे। सो they successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was born on 5 July 1996 and was the first mammal to be cloned. पहली मैमल थी जिसको क्लोन किया था. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली a cell was collected from the mammary gland of the female fin dorsonship. फिन डॉर्सनशिप के मेमोरी ग्लैंड से सेल कलेक्ट किया था. फिर उसी टाइम पर एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईऊ. द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग. फिर दूसरी शिप के से हमने एग लिया था जिसका नाम था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईऊ, और उसके एग का हमने न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया था. Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsonship was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe whose nucleus had been removed. तो फिर हमने फिन डॉर्सनशिप के मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग के अंदर इंसर्ट कर दिया था, जिसका हम न्यूक्लियस ऑलरेडी निकाल चुके थे. द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ewe. फिर जो एग बना वो हमने दूसरी स्कॉटिश ब्लैकफिश ewe के अंदर इम्प्लांट कर दिया. ये वाली स्कॉटिश अलग है और ये वाली अलग है, ये दोनों एक नहीं है, इसलिए 3 मदर बोलते हैं हम कि डॉली की 3 मदर थी. एक ने बर्थ दिया था, एक का एग लिया था, और दूसरे का सेल था. सेल के अंदर एग के अंदर जो न्यूक्लियस था वो दूसरी फिन डॉर्सनशिप का था. स्कॉटिश ब्लैकफिश एक ने बर्थ दिया था और एक का सिर्फ एग था, आउटर एग कवरिंग. डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न. डेवलपमेंट नॉर्मल ही हुआ और फिर उसके बाद डॉली का जन्म हुआ. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the fin dorsonship from which the nucleus was taken. बर्थ डॉली को बर्थ देने वाली मदर स्कॉटिश थी, बट फिर भी डॉली एग्जैक्टली सेम फिन डॉर्सनशिप की तरह दिखती थी जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfish. स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग से हमने न्यूक्लियस निकाल चुके थे, इस वजह से डॉली ने कोई भी करेक्टर, डॉली के अंदर कोई भी करेक्टर उसकी बर्थ देने वाली मदर के नहीं थे. सारे करेक्टर फिन डॉर्सनशिप के थे जिसके जो न्यूक्लियस एग के अंदर था. डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सनशिप and produced several offspring of her own through normal sexual means. डॉली एक हेल्दी क्लोन थी और उसने बहुत सारे बच्चे भी प्रोड्यूस किए थे. फॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 February 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज़. दुर्भाग्य से डॉली 14 फरवरी 2003 को मर चुकी थी किसी लंग डिजीज़ के वजह से.